नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इजिटोरिया का 71वीं पीपीसीपीटी के लिए लास्ट सेट देखेंगे और वो है 15वां सेट में संख्या। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देर ज्यादा न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तब वो होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2F। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होती है। DNA फिंगर प्रिंटिंग में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? तो वो होता है कि पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सदर्न ब्लॉटिंग होता है। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता द्रव का वाष्पन, बाकी तापमान पे तो निर्भर करता ही है। और वायुमंडलीय में खुले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करेगा निर्भर, टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता पर निर्भर करेगा। इसरो के प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष मलबे की निगरानी। अंतरिक्ष मलबे की निगरानी प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य है। हाइपरलूप तकनीक का मुख्य सिद्धांत क्या है? तब वो है निर्वात ट्यूब में चुंबकीय लेविटेशन द्वारा परिवहन। हाइपरलूप तकनीक का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो निर्वात ट्यूब में चुंबकीय लेविटेशन द्वारा परिवहन। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा। एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा। अब 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस अभिक्रिया से होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया से। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया से। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस अभिक्रिया से होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रिया से होता है। और कह रहा है कलाम सैट V2 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये सबसे छोटा उपग्रह है। कैसा है? सबसे छोटा उपग्रह है। कलाम सैट 2 सबसे छोटा उपग्रह है। कार्नेलाइट और डोलोमाइट किस धातु के अयस्क हैं? तो मैग्नीशियम के अयस्क हैं कार्नेलाइट और डोलोमाइट। ठीक है, कार्नेलाइट और डोलोमाइट। और इसके अलावा एक और रख लीजिएगा, मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट से मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। और आयरन के बारे में हमने बहुत बार बता रखा है, ये होता है हेमेटाइट और इसके साथ लिमोनाइट। हेमेटाइट, लिमोनाइट आयरन का। और एक और याद रख लीजिए, आयरन पायराइट। क्या याद रखिएगा? आयरन पायराइट। और थोरियम का तो जानते करते हैं, मोनोजाइट। और अगर यूरेनियम पूछे तो 2 याद रखिए, एक तो कार्नेटाइट, यूरेनियम का एक तो कार्नेटाइट और एक होता है पिच ब्लेंड। ठीक है, तो 2 याद रखिएगा। निम्न में से कौन उदाहरण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं है? मैंने बहुत बार बताया हूं कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, मेलेमाइन बेकेलाइट थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। और सिलिकॉन तो थर्मोप्लास्टिक है ही नहीं, सॉरी है, सिलिकॉन है। बाकी थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन नहीं है। पॉलीथीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोप्लास्टिक है। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 का कह रहा है कि अपघटन प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा जीव शामिल होते हैं? तो वो बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। तो अपघटन प्रक्रिया में कौन से जीव शामिल होते हैं? तो बैक्टीरिया और कवक। कौन होते हैं शामिल? बैक्टीरिया और कवक। दूध का खट्टा होना की संबंध किस अम्ल से है? लैक्टिक अम्ल से है दूध का खट्टा होना। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मिश्र धातु के संबंध में इसमें कुछ बात कर रहा है कि कौन सा कथन सही है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है।
मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी बनाया जाता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इस स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी बनाया जाता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जिस मीटर का उपयोग जलयानों में सही समय पता करने के लिए किया जाता है वो है क्रोनोमीटर। वो क्या है? क्रोनोमीटर। जिस मीटर का उपयोग जलयानों में सही समय का पता करने के लिए किया जाता है वो उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। और इसमें एक अल्टीमीटर देख रहे हैं जिससे वायुयान उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ए मीटर जिससे विद्युत धारा मापते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या करते हैं कि हवा की शक्ति और गति को मापते हैं। हवा की शक्ति और गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। एक होता है ऑडियोमीटर, यह ऐसा ऑडियोमीटर एक उपकरण होता है जिससे ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। और क्रोनोमीटर के बारे में नाम सुने हैं? तो क्रोनोमीटर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ये तो अभी मैंने बताया ही था कि जलयानों पर सही समय पता करने के लिए किया जाता है। 15 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है सर दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए और विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, एक ओम लॉ के बारे में पढ़े होंगे, V इक्वल टू IR, हम इसको बीड के नाम से जानते हैं। मैंने ऐसे बीड बोलते हैं तो याद हो जाता है। देखिए बीड है ना, अगर इक्वल टू हटा दें तो बी कह रहा है कि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, मतलब आर को कह रहा है कि 2R कर दीजिए और विभवांतर समान रहे तो धारा पर माने V इक्वल टू I2R हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा 2R नहीं हो जाएगा। तो देखिए पहले I V बटा R था, अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो आधी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब कह रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक टेस्ला। एक टेस्ला क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति एम्पियर। इसी को किलोग्राम पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक टेस्ला। और एक टेस्ला तो जानते करते हैं कि किसका है, तो ये है इसी को वेबर भी कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, माने चुंबकीय क्षेत्र का यही मापन होता है। 18 नंबर में देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है ये बताइए? तो ये होता है शंकु कोशिकाओं की खराबी। शंकु का मतलब कोण भी लिखा रह सकता है, माने कोण कोशिकाओं की खराबी के कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या विशेष अपेक्षिकता सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो समय प्रसार यानी टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिए कि कौन सा घटना बताइए नीचे में जिसका व्याख्या विशेष अपेक्षिकता सिद्धांत द्वारा की जाती है? टाइम डायलेशन। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो देखिए मैं एक ट्रिक छोटा सा बता देता हूँ। जो वह दिख जाए, धारा दिख जाए, उस सब कहलाएगा, सॉरी धारा नहीं, क्षेत्र दिख जाए जहां भी, जिस वर्ड में भी, जिस शब्द में भी, तो आप सदिश बोलिएगा। जैसे अभी कह रहा है कौन अदिश है जो बताइए। यहाँ देखिए बा दिख गया, ये सदिश होगा। बा दिख गया, सदिश हो गया। वह दिख गया, वह सदिश होगा। वह अभी यहाँ पे सॉरी एक, हाँ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए वह दिख गया, ये भी सदिश हो गया। एक इसमें इतना सब कुछ याद करने के बाद एक वो क्या करिए कि आप अति याद कर लीजिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, दाब एक को याद रखिएगा और एक तो द्रव्यमान याद रखिएगा। एक्सेप्शन में बोल रहा हूँ कि द्रव्यमान आए तो उसको अदिश राशि बोलना है। और क्या, एक दाब हो गया, और तो कुछ है नहीं, बस यही दो है। एक तो दाब, एक तो द्रव्यमान, इसको अदिश राशि बोलना है। बाकी जितना भी मैंने अभी ट्रिक बताया, वह क्षेत्र आ जाए, धारा तो बता ही दिया कि अदिश में जाएगा, तो आप धारा इधर भी धारा हो जाएगा अदिश में। तो ये ट्रिक से काम करिएगा। तेल की परत है जब पानी की सतह पर फैलती है तो रंगे बिरंगे पैटर्न दिखाई देती है।
यह किस कारण होता है? तो तेल वाला जब भी होगा तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा, माने प्रकाश का व्यतिकरण होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण का मैं 4 और उदाहरण बता देता हूँ जो कभी कभी आ सकता है। पानी का जो बुलबुला देखते हैं सूर्य के प्रकाश में कभी भी चमकता है, कभी कभी चमकना होता है पानी का बुलबुला को सूर्य के प्रकाश में, वो व्यतिकरण का उदाहरण है। जल में फैले मिट्टी के तेल को सूरज के प्रकाश में कभी चमकना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना भी, गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल की बूंदे का रंगीन दिखाई देना भी व्यतिकरण का उदाहरण है। शहद को गर्म करने पर आसानी से क्यों बहने लगता है? क्योंकि शहद की श्यानता घट जाती है। शहद की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। कौन सी कली पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक होती है? शीर्ष कली जो होता है पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में सहायक होती है। 24 नंबर, विटामिन सी को यकृत लंबे समय तक क्यों नहीं संग्रहित किया जा सकता है? क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी किस में घुलनशील होता है? जल में। वसा में जो घुलनशील होगा वो होगा कीड़ा, और जो जल में घुलनशील होगा वो होगा बीसी। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है विटामिन सी, इसलिए लंबी समय तक इसको संग्रहित नहीं किया जा सकता है। 25 नंबर देखिए, कह रहा है एबीओ रक्त समूह प्रणाली में रक्त समूह का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो वो आधारित होता है कि आरबीसी पर ए और बी एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से। ए बी ओ रक्त समूह में पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसका होने वाला है, तो आरबीसी पर ए बी एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से होता है। 26 नंबर, कोस्का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। कोस्का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने। कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है? कौन सा एंजाइम सॉरी, तो ये देख लीजिए कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है, तो वसा के पाचन में लाइपेज संबंधित है। अभी मैं आप लोग को इससे रिलेटेड एक चीज याद करवाता हूँ, ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन याद करवा देता हूँ 28 का, सॉरी 28 को बाद में देखते हैं। पहले हम जो याद करवाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो याद करवा देता हूँ, और ये अभी आपको बहुत कम ही समय में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं याद करवाता हूँ, रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले बता देता हूँ। देखिए एक चीज बताता हूँ कुछ एंजाइम्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ मैं एंजाइम्स लिख रहा हूँ, एंजाइम्स लिख रहा हूँ, जिसको आपको याद रखना है। और ये भोज, और दूसरा मैं कॉलम में भोज्य पदार्थ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? भोज पदार्थ लिखूंगा। और तीसरा में प्रतिक्रिया के बाद ये भोज पदार्थ क्या बन जाएगा वो लिखूंगा। प्रतिक्रिया के बाद ये भोज पदार्थ क्या बन जाएगा मैं वो लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। पहला टाइलिन, क्या होगा? पहला टाइलिन, टाइलिन हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन भोज पदार्थ एक होता है मंड, उसके साथ माल्टोज बना देगा। क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा। तो टाइलिन जो है मंड एक प्रकार का भोज पदार्थ है, उसको क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा। टाइलिन क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा मंड को, और माल्टोज को ग्लूकोज बना देगा। माल्टेज जो है, माल्टेज इस माल्टोज को, किसको? इस माल्टोज को क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। तो याद रख लीजिए टाइलिन सबसे पहले मंड को माल्टोज में बदल देगा, और इस माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, अच्छा अब पेप्सिन का काम क्या है? तो देखिए जो पेप्सिन है, पेप्सिन वो पेप्सिन ए का मतलब प्रोटीन, और इसको पेप्टोन्स बना देगा, पेप्टोन्स बना देगा। क्या बना देगा? पेप्टोन्स बना देगा। ठीक है, अब ये पेप्सिन का काम हो गया। अब एक एंजाइम है आता है रेनिन। क्या आता है? रेनिन। ये क्या करेगा? एक केसिन पदार्थ, भोज पदार्थ होता है केसिन,
माने केसिन प्रोटीन भी है। तो ये केसिन केसिन को पचा के ये क्या बना देगा, कैल्शियम कैल्शियम पैरा कैसिनेट कैसिनेट, ठीक है। तो रेनिन क्या बना देगा केसिन को, तो कैल्शियम पैरा पैरा कैसिनेट। एक होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को, ये भी प्रोटीन को तोड़ के पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा, पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को, तो पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज 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 क्या करेगा, मंड को शर्करा बना देगा। एमाइलेज क्या कर देगा, मंड को शर्करा बना देगा। लाइपेज लाइपेज क्या करेगा, तो लाइपेज करेगा, लाइपेज वसा को क्या करेगा, वसा को क्या करेगा, ये वसा अम्ल बनाएगा और ग्लिसरॉल बनाएगा, गिलशरॉल बनाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना पहले याद कर लीजिए, फिर और याद करवाएंगे, ठीक है। अभी पहले याद रख लीजिए, एक एंजाइम है टाइलिन, वो मंड को क्या बना देगा, माल्टोज। टाइलिन क्या बना देगा, मंड को माल्टोज, और माल्टेज क्या बना देगा, इस माल्टोज को ग्लूकोज, माल्टेज को ग्लूकोज। और एक पेप्सिन होता है एंजाइम, एक रेनिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या बना देगा, पेप्टॉन्स बना देगा। पेप्सिन प्रोटीन को क्या बना देगा, पेप्टॉन्स बना देगा। रेनिन केसिन को क्या बना देगा, कैल्शियम पैरा कैसिनोट बना देगा, कैल्शियम पैरा कैसिनोट बना देगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा। प्रोटीन को देखिए एक बार प्रोटीन पेप्सिन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स बनाता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। एमाइलेज मंड को शर्करा बनाता है, एमाइलेज मंड को शर्करा बनाता है, और लाइपेज वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल बना देता है। क्या बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है। अब देखिए मैं आप लोग को और दो तीन चीजें याद करवा देता हूँ। एक हो गया, मैंने फिर से भी, और एंजाइम है, और फिर वही भोज्य पदार्थ है, और प्रतिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा वो है, कि प्रतिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा वो है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक है इरेप्सिन, इरेप्सिन। अब दूसरा हो जाएगा माल्टेज, माल्टेज और सुक्रेज, और लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन क्या प्रोटीन के को ये क्या करेगा, अमीनो अम्ल में बदलेगा, ये अमीनो अम्ल में बदलेगा इरेप्सिन प्रोटीन को। और माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को क्या करेगा, तो ग्लूकोज में बदल देगा। अच्छा सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ये क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये लैक्टोज को ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देगा। और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा। इतनी बात आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलमग्न कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, तो वो है यूट्रिक्लेरिया। क्या है, पौधे में जलमग्न कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है, यूट्रिक्लेरिया। पौधे रात के समय किस श्वसन प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या छोड़ते हैं, कोशिकीय श्वसन। मानव शरीर में इरिथ्रोसाइड का मुख्य कार्य क्या है, तो वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और का क्या करना, तो मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। एक तरफ पाषाण कालीन है और उसके दूसरे तरफ उसका स्थल है। तो देखिए ये लंघराज कहाँ मिलेगा, गुजरात में। लंघराज कहाँ मिलेगा, गुजरात में। पलवरम कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। महदहा कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। देखिए जो लंघराज गुजरात से मिला है, लंघराज गुजरात से,
वहां से प्राप्त हुआ पशु की हड्डी और कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। लंगराज से कब्रिस्तान मिला है और मिट्टी के बर्तन और पशु की हड्डी मिला है। पलवरम तमिलनाडु से बात करें तो यहाँ से मिला है हैंड एक्स मिला है। क्या मिला है? हैंड एक्स मिला है, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं। और महदहा जो कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ से हड्डी एवं पशुओं के सींग से निर्मित उपकरण की प्राप्ति। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से क्या मिला है? पशुपालन का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख क्या हुआ है? 3 बार हुआ है। निम्नलिखित किस राजवंश के अभिलेख से उस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से उस परंपरा की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? मौर्य। कथन और कारण, तो एक तरफ कथन देखिए और कारण। क्या कह रहा है ये कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कारण इसका है कि गुप्त काल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुआ है। तो गुप्त काल में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हुआ है। हुनों का भारत पर पहला आक्रमण किस शासन के शासनकाल के दौरान हुआ? तो वो हुआ स्कंदगुप्त। हुनों का भारत पर पहला आक्रमण किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ? स्कंदगुप्त। दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। 37 नंबर, निम्नलिखित संप्रदायों पर विचार कीजिए और अस्तित्व में आते ही कालानुक्रम में सजाइए। तो सनक संप्रदाय द्वैतावाद से संबंधित है। द्वैतवाद से संबंधित है, जो कि निम्बकाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्बकाचार्य के द्वारा। और डेट इसका है निम्बकाचार्य का 12वीं शताब्दी। तो सनक संप्रदाय द्वैतवाद, निम्बकाचार्य इसके प्रतिपादक थे। फिर बात करेंगे रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय शुद्धा द्वैतावाद से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक बल्लवाचार्य थे और ये 13वीं शताब्दी में आया था। 13वीं संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय शुद्धा द्वैतवाद से संबंधित, बल्लवाचार्य इसके प्रतिपादक। 13वीं शताब्दी के रुद्र संप्रदाय। 12वीं शताब्दी के सनक संप्रदाय द्वैतवाद, निम्बकाचार्य इसके प्रतिपादक। फिर बात करते हैं ब्रह्मा संप्रदाय का। तो ये है द्वैतवाद से संबंधित और द्वैतवाद। और इसके प्रतिपादक माधवाचार्य हैं। कौन है? माधवाचार्य। और ये भी ये ब्रह्मा, सॉरी ये 13वां नहीं होगा, ये 15वां होगा। और ब्रह्मा संप्रदाय 13वीं शताब्दी से है। तो ब्रह्मा संप्रदाय 13वीं शताब्दी और रुद्र संप्रदाय 15वां शताब्दी। द्वैतावाद माधवाचार्य। और स्मृति संप्रदाय अद्वैतवाद से संबंधित है। और इसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य हैं। 9वीं शताब्दी से संबंधित है। 9वीं शताब्दी से संबंधित है। तो 9वीं शताब्दी से संबंधित है। एक तो और होता है, ये अद्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, शुद्ध द्वैतवाद। एक होता है अद्वैतवाद तो ही हो ही गया ना, ये अद्वैतवाद ही तो है। विशिष्टवाद होता है, विशिष्ट द्वैतवाद होता है, विशिष्टतावाद होता है, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट जहां लगा जाए तो रामानुजाचार्य। द्वैत माने द्वैता, निम्ब का माने नींबू, शुद्ध है एकदम बिल्कुल शुद्ध, बल्लवाचार्य। सिर्फ द्वैतवाद है माधवाचार्य। अद्वैतवाद है शंकराचार्य। अद्वैतवाद 9वीं शताब्दी, द्वैतवाद 13वीं शताब्दी, शुद्ध द्वैतवाद 15वीं शताब्दी, द्वैत 12वीं शताब्दी। 38 नंबर के देखिए कि दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठने वाला पहली महिला रजिया सुल्तान, उसका शासनकाल था। तो 1236 से 1240।
दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठने वाली पहला महिला रजिया सुल्तान, उसके शासनकाल था 1236 से 1240। 39 का प्रश्न देखिए। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति को अपने शासनकाल में परिवर्तन कर दिया। बिल्कुल सही। औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति को अपने शासनकाल में परिवर्तित कर दिया, और उसका कारण है कि औरंगजेब राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के कार्यान्वित होने में बाधा मानते थे। तो ये भी बात सही है। पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का किया था। अब देखते हैं 41 नंबर। बाबर का संबंध है काबुल से। बाबर का संबंध है काबुल से। बाबर का जो मकबरा है काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में। तो बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में। अगला प्रश्न 42। शेर शाह के शासनकाल में तांबे के दाम और चांदी के रुपयों के बीच विनिमय की दर क्या थी? 64:1। शेर शाह के शासनकाल में तांबे के दाम और चांदी के रुपयों के बीच विनिमय की दर थी 64:1। अब देखिए फिर से मिलान करने कह रहा है कि फ्रांसीसी डे मद्रास नगर का संस्थापक थे, और ये कब किए थे? 1639 में। तो फ्रांसीसी डे ने मद्रास नगर का संस्थापक 1639 में किया था। और फिर जॉर्ज चरनॉक कलकत्ता को नगर को बसाया था 1690 में। तो कलकत्ता को जॉर्ज चरनॉक ने 1690 में, और गेराल्ड एंगियार ये मुंबई को 1668 में। 1668 में। तो गेराल्ड एंगियार मुंबई को नगर को 1668 में। जॉन मिल्डन हॉल 1603 में भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था। 1603 में पहला ब्रिटिश नागरिक था। 44। निम्नलिखित भारतीय रियासतों पर विचार कीजिए। विचार करके बताइए कि सहायक संधि का क्रम का। तो मैंने सहायक संधि में बताया था हैदमा करके, तो उसको मिलाइएगा तो ये वाला हो जाएगा कि मैसूर, अवध, पेशवा, सिंधिया। 45 नंबर का देखिए कि इसमें खाली स्थान में क्या भराएगा? तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया। एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन अधिनियम 5 के तहत किया। सही कथन बताइए। तो सही कथन क्या है? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक विभाग यानी PWD की स्थापना की। बाकी दूसरा गलत है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये गलत है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं बल्कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। लॉर्ड नीटन द्वारा लागू किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब वापस लिया गया? तो 1882 ईस्वी में लिया गया। 1882 में लिया गया। रिपन के द्वारा लिया गया। लिटन के द्वारा लगाया गया, रिपन के द्वारा लिया गया। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थान है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थान है। विधवा आश्रम गृह पूना के द्वारा, विधवा आश्रम जो कि 1899 में पूना, विधवा आश्रम जो कि गृह है, एक गृह है, वो 1899 में पूना में। बेथुन स्कूल जो कि एक बालिका विद्यालय है, वो कलकत्ता में बनाया गया था 1849 में। तो 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल जो कि बालिका विद्यालय है। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1906 में बम्बई में, 1906 में बम्बई में। और साइंटिफिक सोसाइटी दिल्ली में 1864 में। ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित समाज सुधार संस्थाओं पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सही कथन के बारे में बताना है। तो पहला देखिए, सत्य शोधक समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में। और जब जब सत्य का शोध होगा तब तक ज्योति का फूल खिलेगा, यानी ज्योतिबा फूले। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करें तो 1924 में
भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास फेडरेशन 1930 की बात करें तो ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो 1924 में अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और 1930 में ऑल इंडिया डिस्प्लेस्ड क्लास फेडरेशन किया। और महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का स्थापना किया, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरीके से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को किस स्थान पर आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा को कहा था? तो वो था इलाहाबाद। वो कहा था इलाहाबाद। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उसके नेता हैं। तो देख लेते हैं क्या है। रंपा विद्रोह के नेता हैं अल्लारू सीताराम राजू, रामोसी विद्रोह के उमाजी, कुका विद्रोह के भगत जवाहरलाल और खासी के सरदार तीरथ सिंह। देखिए तीरथ करने जाएंगे तो खांसी जुकाम हो ही जाएगा। कुका को जवाहरमल, कुका को जवाहरमल, देख लीजिए कुका का मल होता है वो भगत लोग जितना होते हैं तो वो नहीं कहते हैं कुत्ते का मल मतलब लैटिन पखाना लेके आओ, तो भगत लोग ऐसे ही करके याद रख लीजिए। रामोसी उमाजी, राम उमाजी ऐसे करके याद रख लीजिए। रामोसी उमाजी। रंपा का मतलब राजू, ठीक है। 52 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 52 का नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसके अलावा इसमें इस संस्थापक में तो बहुत लोग थे। इसकी प्रथम बैठक खाली याद रखिए मुंबई में। 53 का देखिए कथन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही साइमन आयोग का बहिष्कार किया, जिसका कारण था कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए हो रहा था विरोध। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। तब वो किया गया जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में किन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में किन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो वो और कौन से कथन सही है ये बताइए। सन 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। तो ये सही है कि सन 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। तो ये सही है। दूसरा गलत है। सन 1939 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1940 में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? वर्धा में। कथन है और कारण है, तो देख लेते हैं कथन और कारण कि ए सही है और आर गलत है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन के भारत विभाजन करने की योजना को स्वीकार कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन को भारत विभाजन करने की योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मानती थी? तो नहीं, कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? तो ये भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो उनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ बौद्ध शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य में पूजा का स्थान है और विहार में भिक्षुओं का निवास स्थान है। भारत में पहला गैर क्षत्रिय शासक राजवंश कौन था? तब वो कौन था? तो वो था नंद वंश। भारत में पहला गैर क्षत्रिय शासक राजवंश कौन था? नंद वंश। दोराहा सराय की लड़ाई
नुहानी राजवंश के शासन को समाप्त करने के लिए लड़ी गई थी। दोराहा सराय की लड़ाई दोराहा सराय की लड़ाई नुहानी राजवंश को समाप्त करने के लिए लड़ी गई थी 1532 ईस्वी में। बर्नियर ने किस सम्राट के शासनकाल में बिहार का दौरा किया? औरंगजेब। बर्नियर ने किस सम्राट के शासनकाल में बिहार का दौरा किया? औरंगजेब। सरदारी विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1858 से 95 में। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 के टाइम पे। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार में राजस्व संग्रह के लिए नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार में राजस्व संग्रह के लिए नायब दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय को। अगला प्रश्न, बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से संबंधित थे? इंडिपेंडेंट पार्टी से। बिहार के पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी से, एक्चुअली मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी इसका पूरा नाम है। एक्चुअली देखिए अगला क्वेश्चन, 1934 में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 1934 में आयोजित बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन के नेता कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है? तो किसान शहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है, बाकी सारा का सारा शहजानंद सरस्वती की रचनाएं हैं। शहजानंद सरस्वती बहुत लिखे थे, ओंकार लिखे थे, गीता हृदय लिखे थे, कर्म कल्प लिखे थे, किसान क्या करे लिखे थे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्कार, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी की खात्मा कैसे हो, किसान को फंसाने की तैयारी, मेरा जीवन संघर्ष, कर्म कल्प, इतना सारा लिखे थे। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2021 की तुलना में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि और कमी हुई है? तो वो कहाँ हुई है? तो भागलपुर में सबसे अधिक वृद्धि और कैमूर में सबसे कम कमी हुई है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2021 की तुलना में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो सबसे अधिक वृद्धि भागलपुर और सबसे अधिक कमी कैमूर में। बक्सोटी बैराज नहर योजना किस नदी पर बनाई गई है? सकरी नदी। बक्सोटी बैराज नहर बनाई गई है सकरी नदी। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा नदी। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। बिहार में क्रमशः प्रमंडल और उप प्रमंडल, तो प्रमंडल जो है 9 और उप प्रमंडल 101 है। ठीक है, उप प्रमंडल 101 और इसी को एसडीओ भी कहते हैं, माने सब डिवीजन भी कहते हैं। 74 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करके इसमें बताना है सही कथन। तो देखिए सही कथन देख लेते हैं क्या है। पहला करा कि 2022-23 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 19,736,000 टन था, जो बढ़कर 231,15,000 टन हो गया। और 2023-24 के लिए बिहार का कुल गन्ना उत्पादन 13,36,41,000 टन है। मखाना का 55,400 टन। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पराग योजना शुरू की गई। तो पराग योजना किस लिए? तो चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 2023-24 में मखाना का कुल उत्पादन 55,400 टन था और 2023-24 के लिए बिहार का कुल गन्ना उत्पादन 136,41,000 टन था। बिहार बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है 2025-26 से संबंधित। पहला सही है कि पिछले 3 वर्षों में बजट के आकार में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में बजट के आकार में लगातार वृद्धि हुई है और शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। और ये बजट जो इस बार पेश किया गया था वो 3 मार्च 2024 को किया गया।
ये 3 मार्च 2025 को ये बजट पेश किया गया था सम्राट चौधरी के द्वारा। निम्नलिखित को मिलान करिए। मिलान करने के बाद बताना है कि नल्ला मलाई हिल्स ये मध्य भारत में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र में है। पूर्वी तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में है। सतमाला हिल्स इसमें गलत पूछ रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। सतमाला हिल्स भी पूर्वी घाट में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट में है। सतमाला हिल्स पश्चिमी घाट में। बाकी ये सही है कि मिकिर पूर्वोत्तर भारत और महादेव हिल्स मध्य भारत। महादेव हिल्स मध्य भारत। 77 नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सतहत्तर में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन क्या है? सही है कि खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। खरीफ की जो फसलें हैं मानसून के साथ बोई जाती है। रबी की फसलें गर्मियों के आगमन से पहले काटी जाती है। रबी की फसलें गर्मियों के आगमन से पहले काटी जाती है। शीतोष्ण घास का मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान क्या है? तो प्रेरीज और बेल्ट। शीतोष्ण घास का मैदान है प्रेरीज और बेल्ट। थोड़ा सा देखिए, सम शीतोष्ण घास के मैदान कुछ याद रख लीजिए। एक प्रेरीज याद रख लीजिए, ये शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण के लिए याद रख लीजिए। एक है प्रेरीज जो कि यूरोप में है। पंपास, पंपास याद रख लीजिए दक्षिण अमेरिका में। पंपास याद रख लीजिए दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में पंपास। और बेल्ट कहाँ? अफ्रीका में। बेल्ट कहाँ? अफ्रीका में। स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ? एशिया में। स्टेपीज एशिया में। डॉन्स कहाँ? डॉन्स कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। और एक उष्ण कटिबंधीय के बारे में बोले तो सवाना, सवाना कहाँ? अफ्रीका में। लैनोस, लैनोस और कंपोस, कैम्पोस, कैम्पोस दोनों ही दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों ही दक्षिण अफ्रीका में है। 79 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन भू आकृति से संबंधित है? तो वो संबंधित है मशरूम रॉक और लोएस। मशरूम रॉक, लोएस ये भू आकृति से संबंधित है। दो गो और याद रख लीजिए, रेत का टीला भी भू आकृति से ही संबंधित है। और बरखान भी, बरखान, बरखान भी क्या है? भू आकृति से संबंधित है। हसदेव, शिवनाथ और ईद किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की है। हसदेव, शिवनाथ और ईद किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी नदी की। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पश्चिमी विक्षोभ के लिए देख लेते हैं तीनों। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियां हैं। दूसरा, ये पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूरब की ओर भारत की ओर बढ़ती है। तीसरा, ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत बर्फबारी के कारण बनती है। तीनों ही सही है पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित। पश्चिमी विक्षोभ से कह रहा है कि यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब प्रणालियां हैं। दूसरा, ये पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव में पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती है। ये उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत बर्फबारी का कारण बनती है। 82 निम्नलिखित का मिलान करें। स्थानीय पवन और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। तो चिनूक, चिनूक जो होगा अति मिलान करते हैं। फोन, फोन किधर है स्थानीय पवन? तो वो है यूरोप का। फोन यूरोप का। फोन कहाँ का है? तो यूरोप का है, जो कि आल्प्स पर्वत के, आल्प्स की उत्तरी ढलान पे बहता है। चिनूक, चिनूक बर्फ खाने वाला इसको कहते हैं, जो कि रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में उतरता है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका। हरमटन, हरमटन को भी डॉक्टर पवन इसको कहा जाता है और ये पश्चिमी अफ्रीका में बहता है। लू, लू भारत में, लू भारत में। लू का दूसरा नाम अस्तर होता है, अस्तर के नाम से भी जाना जाता है। 83 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चतुर्थक गतिविधियां नहीं है? चतुर्थक गतिविधियां नहीं है। तो खनन चतुर्थक नहीं है। बाकी अनुसंधान और विकास, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी ये सब फोर्थ सेक्टर से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है वो है सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन से दर्रा हो जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला ही याद रख लीजिए। अगर कोई पूछे सिक्किम का, तो सिक्किम में नाथुला और जिलेपला होता है। नाथुला और जिलेपला कहाँ हो जाएगा? नाथुला और जिलेपला, इसको याद रखिए सिक्किम में। जिलेपला ये हो जाएगा सिक्किम में, सिक्किम में।
और हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ किला हो गया। अरुणाचल प्रदेश पूछे, ये बोमडिला कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और उत्तराखंड के लिए याद रखिए लिपुर नीति माना दर्रा, लिपि माना लिपु नीति, ये सब उत्तराखंड में होता है। जम्मू कश्मीर में जोजिला याद रख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जोजिला, और जोजिला जम्मू कश्मीर में याद रख लीजिए। चलिए 85 नंबर की तरफ, महान झील है उसको पश्चिम से पूरब की ओर करने कह रहा है, तो पश्चिम से पूरब की ओर करने चलिएगा तो ऐसे होगा। तो देखिए सबसे पहले जो होगा सुपीरियर झील पश्चिम में, और फिर हो जाएगा सुपीरियर के बाद मिशिगन झील, सुपीरियर मिशिगन झील माने सुपीरियर मिशिगन, और इसके बाद हो जाएगा इरी झील, और इरी झील के बाद हो जाएगा ओंटोनियो झील, ओंटोलियो झील, ओंटोरियो इसको कहते हैं, ह्यूरोन, तो ये याद रख लीजिए ह्यूरोन। इस तरीके से टोटल जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 5 झील है, जिसका नाम है एस बोले तो सुपीरियर, एम बोले तो मिशिगन, एच बोले तो ह्यूरोन, मैं लिख देता हूँ ह्यूरोन, एच बोले तो ह्यूरोन, ई बोले तो इरी झील, एरी झील, इरी इसको बोलते हैं इरी, और ओंटोरियो। तो आप लोग ट्रिक याद रख लीजिए SMHEO हियो, ठीक है, एसएम हियो, एसएम हियो, एसएम हियो कोई पूछे तो 5 झील होता है, ये पश्चिम से पूरब तक ऑलरेडी मतलब सीक्वेंस है। ऐसे लोग याद करवाते हैं होम्स करके कि होम्स याद कर लीजिए, पर प्रॉब्लम क्या है होम्स में कि क्रम गड़बड़ा जाता है। और इसमें एक याद रख लीजिए मिशिगन के बारे में, ये वाला पूरी तरीके से यूएसए में है, मतलब ए में बोले तो मिशिगन, मिशिगन बस याद रख लीजिए कि यूएसए में है, बाकी एसएम ठीक है, एसएम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी कोई सवाल पूछने की बात है दोस्तों, बताइए आप लोग क्या कितने से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से। अब आप लोग याद कर लीजिए कौन से है, तो सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, के बाद वेस्ट बंगाल, के बाद त्रिपुरा, और जोर लगा के मिजोरम से बाहर निकल जाएगा। 87 नंबर का देखते हैं, कह रहा है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को कुछ चीजें याद करवाया था, क्या याद करवाया था कि एक होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं याद करवाता हूँ, सिंधु से सतलज तक अगर देखा जाए, सिंधु से सतलज तक, तो इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली से तीस्ता देखा जाए, हाँ, सिंधु से सतलज और सतलज से काली, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय, इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता देखा जाए तो नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग देखा जाए तो ये कहलाता है असम हिमालय। तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 88 नंबर में कह रहा है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम। ये प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम, और ऐसे जनरली सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ है, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राकृतिक, चूंकि ये कृत्रिम है ना। और गुजरात में स्थित दीनदयाल बंदरगाह, ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये किस प्रकार है, तो ज्वारीय बंदरगाह, और ये है कहाँ, तो गुजरात में। और हल्दिया के बारे में वेस्ट बंगाल याद रखिए, ये पहला हरित बंदरगाह है, पहला हरित बंदरगाह पूछे तो हल्दिया, हा से हरा, हा से हल्दिया। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, नाइजर से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं गुजरता है। बाकी ये अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है। 91 नंबर, करा भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
चार्टर एक्ट द्वारा विधि आयोग का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं ये बताइए। तो भारतीय संविधान सभा का सचिव HBR अयंगर को नियुक्त किया गया। तो ये बात सही है कि भारतीय संविधान सभा का सचिव HBR अयंगर के द्वारा नियुक्त किया गया। और दूसरा गलत कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा बाघ के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया है। नहीं, हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया है। किसके प्रतीक को? हाथी के प्रतीक को भारतीय संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया है। 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संविधान का जो 12वां अनुसूची है उसमें कितना विषय शामिल है? तो वो उसमें 18 विषय शामिल है। कितना विषय? 18 विषय। और एक तरफ DPSP है, दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो प्रसूति सहायता का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का निर्देश अनुच्छेद 42 में है। लैंगिक भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश अनुच्छेद 39 के घ में है। 39 के घ में है। लैंगिक भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश 39 के घ में है, मतलब 39 के डी में है। वन एवं वन्य जीवों के रक्षा का निर्देश ये कहाँ है? 48 के क में है। कहाँ है? 48 के क में है। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश अनुच्छेद 48 के क में। ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य की राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तब वो किया जाता है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा। 98 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कथन में कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये बात सही है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयोग को उनके पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है। दोनों अपने आप में सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 99 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तब वो कार्यकाल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब कह रहा है कि संविधान संशोधन है एक साइड और दूसरे साइड उसका क्या है चीजें हैं। तो देखते हैं। पहला संविधान संशोधन आ गया था 1951 में और ये हुआ था किस लिए? तो संविधान में 9वीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ा गया था। अब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में और ये इसके जरिए हुआ था संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया था। भाग 4A को 1976 में और 51वां संशोधन हुआ था 2003 में और इसके तहत हुआ था मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया था 15% डाल के। और 97 से हुआ था 2011 में और इसके तहत हुआ था कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक समितियों को संवैधानिक आधार का दर्जा दिया गया था। 100 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उपरोक्त में कुछ विशेषता दिया गया 3 गो और कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये 5th पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, 5th ईयर प्लान से संबंधित है। तो 5th ईयर प्लान का पहला पॉइंट था कि इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। इस योजना में क्या किया गया? तो निर्यात प्रोत्साहन और आयात
प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया और इस योजना के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में क्रियान्वित किए गए थे। 102 नंबर कह रहा है 2 नंबर में कि कौन सा कथन सही है। दोनों कथन सही है कि थोक मूल सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति को मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? तो थोक मूल सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वैधानिक या तरलता अनुपात में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो प्रभाव पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन है सही है ये बताने कह रहा है। तो देखिए 104 में कौन सा है? ये दोनों सही है। यदि रुपये की तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तो बिल्कुल सही है कि यदि रुपये को तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यदि यूएसए और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती है तो इसमें संभावित रूप से आरबीआई के डॉलरों में खरीद प्रेरित हो सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान आयुक्त उत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। तो वो है से का बाजार नियम से। से का बाजार नियम। विनिवेश कमीशन का गठन कब की गई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो पहले अध्यक्ष थे 1996 में जीवी रामकृष्णा। विनिवेश कमीशन का गठन 1996 में और पहला अध्यक्ष जीवी रामकृष्णा थे। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? तो सारा का सारा उपाय था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और बफर स्टॉक का रखरखाव। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। तो राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो वो है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। अब 109 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा यानी ब्रॉड मनी बनती है? तो जो जनता के पास करेंसी है, बैंक के पास जो जमा राशि है, बैंक में जो सामयिक जमा राशि है और भारतीय रिजर्व बैंक में जो अनजमा राशि है, इससे ब्रॉड मनी बनता है सभी से। एक देश एक निर्धन क्योंकि वह निर्धन है। एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। गरीबी के दुष्चक्र से संबंधित ये कहा गया था। एक्चुअली ये देश नहीं होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। देश बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन चलिए देश कह दीजिए चाहे व्यक्ति कह दीजिए। ऐसा कहे थे रैगनर नक्शे। किसने? रैगनर नक्शे ने। तो यहाँ से मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 121 नंबर प्रश्न से। कह रहा है कि एनपीओपी और इसके पोर्टल किसके अंतर्गत संचालित होते हैं? तो अपीडा यानी या अपीडा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। एनपीओपी पोर्टल ये किसके द्वारा? तो ये चलाया जाता है अपीडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब अगला प्रश्न 122 नंबर। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। बिल्कुल सही। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4%। प्राथमिक घाटा 0.8%। प्राथमिक घाटा कितना? 0.8%। 123 का आंसर। भारत प्रोजेक्ट के संदर्भ में व्याख्या करने कह रहा है। तो दोनों ही भारत प्रोजेक्ट के संदर्भ में है कि इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था। तो भारत प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया।
इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 और ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। तो भारत प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? तो टीयर 2 और टीयर 3 को ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान 51 रहा है। भारत का स्थान कितना रहा है? 51 है। भारत 51 नंबर पे है और टॉप कौन किया है? तो नॉर्वे 125 नंबर पे टॉप। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही विकल्प है। पहला कह रहा है कि ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल, ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। और दूसरा गलत है कि यह पोर्टल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए उपलब्ध है। तो ये 10 लाख नहीं है। दस लाख के बारे में जिक्र तो किया नहीं है। ठीक है, ये गलत है। उपभोक्ता शिकायतें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी फाइल की जा सकती है। शिकायतें उपभोक्ता का कहाँ से की जा सकती है? कॉमन सर्विस सेंटर से। पोर्टल वर्तमान में भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी में कार्यान्वित है। नसीम अल वहर 2024 एक भारत और ओमान के बीच नसीम अल वहर भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो गोवा में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में आयोजित हुआ। नसीम अल वहर ओमान के बीच है, गोवा में हुआ है। बिहार की गुड़ प्रोत्साहन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो केवल एक है कि 1 अक्टूबर 2024 से बिहार की गुड़ प्रोत्साहन नीति चालू हुई। 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति चालू हुई। किसानों को योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो ये गलत है। ये किसानों को नहीं बल्कि उद्यमियों को, किसको? उद्यमियों को इस योजना को लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। 128 एसडीजी सूचकांक 4.0 एसडीजी में बिहार का मातृ मृत्यु दर कितना है? तो 118 है। एसडीजी 4.0 के अनुसार बिहार का मातृ मृत्यु दर 118 है। अगला प्रश्न, बिहार में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 3 नए चिड़ियाघर खोले गए हैं। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो कैमूर चिड़ियाघर नहीं है, बाकी सासाराम है, गया जी है, जमुई में है। कहाँ कहाँ है? गया जी, जमुई और सासाराम में। ब्रह्मोस के निर्यात संस्करण की अधिकतम रेंज क्या है? 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस की निर्यात संस्करण की अधिकतम रेंज क्या है? तो 290 किलोमीटर। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो पुनपुन नदी पर। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो पुनपुन नदी पर। भारतीय महिला क्रिकेट कबड्डी टीम ने अब तक आयोजित 6 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कितनी बार खिताब जीती है? तो 5 बार। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अब तक आयोजित 6 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कितनी बार खिताब जीता है? 5 बार। नासा का एथेना मिशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है? नासा का एथेना मिशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो वो है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस से। नासा का एथेना मिशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। कह रहा है कि खिलाड़ी है एक तरफ और उससे संबंधित खेल है। तो देखते हैं क्या क्या है। डी गुकेश किससे संबंधित है? चेस से। डी गुकेश चेस से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से। मनु भाकर शूटिंग से। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। बिहार में होने वाले निम्न अभियानों में उनके संचालन करने वाले विभाग के साथ मिलान करने के कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। मिलान करिएगा तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षा विभाग से चालू किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग से। और यू आर द वन एवं टर्निंग 18 अभियान
ये चालू किया गया है पटना जिला प्रशासन की तरफ से। यू आर द वन यू आर द वन टर्निंग 18 अभियान पटना जिला प्रशासन है तैयार हम, ये बिहार पुलिस के सर। चकाचक पटना नगर निगम, चकाचक अभियान पटना नगर निगम। भारत का पहला समुद्र पर बना ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है कन्याकुमारी में। वो कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में स्थित है। 137 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फिर एक तरफ पंचायती पुरस्कार है और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत है। तो देखिए 137 नंबर में कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार ये मिला है दबा एस ग्राम पंचायत गोंदिया महाराष्ट्र में, को मिला है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार काफा ये मिला है दवा एस ग्राम पंचायत गोंदिया महाराष्ट्र को। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार ये मिला है मौल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी तेलंगाना। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार मिला है मौल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी तेलंगाना। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान मिला है केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 138 नंबर की तरफ बिहार के नए मुख्य सचिव को किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रत्यय अमृत को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी घोषित किया गया, तो वो 2025 में। कब घोषित किया गया, 2025 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी 2025 को घोषित किया गया। बिहार में एमएसएमई मंत्रालय के नए तकनीकों कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो बिहटा और गया जी में। कहाँ, बिहटा और गया जी में। फिर से बिहार में एमएसएमई मंत्रालय के नए तकनीकों के केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे, बिहटा और गया जी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें से दोनों ही कथन सही है कि मासोता कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष हैं जिन्होंने 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। मासोतो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष हैं जिन्होंने 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। कांडा अंतर्राष्ट्रीय वित्त में अनुभवी हैं और जापान के प्रधानमंत्री की विशेष सलाहकार रह चुके हैं। कांडा अंतर्राष्ट्रीय वित्त में अनुभवी हैं और जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार रह चुके हैं। बिहटा ड्राई पोर्ट से पहला निर्यात किस देश के लिए किया गया है, तो वो किया गया है रूस। बिहटा ड्राई पोर्ट से पहला निर्यात किस देश के लिए किया गया, रूस। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताइए कि कौन सा सही है, तो पहला नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से संदर्भित यह योजना एक केंद्र प्रायोजित मुहिम है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यान्वित करता है। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित मुहिम है जिसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कार्यान्वित करता है। दूसरा गलत है। तीसरा सही कह रहा है कि यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक लागू होगी। चौथा भी सही है कि लक्ष्य है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना। निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसमें सही है कि भागलपुर से बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला गया, तो भागलपुर याद रखिए बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान। दूसरा, भागलपुर के पीर पैंती में 2400 मेगावाट की माने 800 की 3 यूनिट लगाया जाएगा। ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। सबौर श्री ओवान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित चावल की नई किस्म है। सबौर श्री बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित चावल की नई किस्म है। अगला, बिहार के अररिया जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल से उन्नत प्रदर्शन को मिला, तो ये मिला है उनको खो खो से। बिहार के अररिया जिले के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको खो खो खेल के लिए मिला है। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो है सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य है, तो वो है बिहार। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य है बिहार। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया,
तो वो किया गया है भारत के किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है बंगलुरु में। वो किया गया है बंगलुरु में। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो वो बंगलुरु में किया गया। 149, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए शहीदों के परिजनों को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? 50 लाख रुपया। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद हुए शहीदों के परिजनों के कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपया। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में है? तो वो नवादा में है। फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम नवादा जिले में है। दोस्तों, इसके साथ ही मैंने सेट 15वीं डिटोरिया का खत्म कर दिया। मैंने जो वादा किया वो मैं आप लोग को पूरा कर दिया। अब आप लोग बीपीएससी 71 के लिए बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए। एडमिट कार्ड भी आप लोग को डाउनलोड हो ही गया होगा, सबको नजदीक सेंटर मिल ही रहे होंगे। तो अब आप लोग बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बीपीएससी पीटी। मिलते हैं आप लोग को, मैं एक बार वीडियो बना लूंगा पीटी के एग्जाम के बाद और रिजल्ट के टाइम पे। तो मिलते हैं अब आप लोग से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरा चैनल शेयर करें। धन्यवाद।